नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने मेरे नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हिंदी साहित्य के नई कहानी दौर का ये मेरा चौथा वीडियो है और अगर आपने पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उसी दौर की एक और प्रमुख लेखिका मनु भंडारी जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी उपयोगी साहित्य यूं तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही लिखा जाने लगा था, पर उन कहानियों में नारी का चित्रण हालातों की मारी अबला बेचारी के तौर पर ही होता था। उन कहानियों में औरतों के किरदार या तो पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से शोषित होते थे या फिर उन्हें सीता, सती और सावित्री की तरह देवी बनाकर एक पेडिस्टल पर रखा जाता था। हिंदी साहित्य के इस क्षेत्र में ताजगी भरने का काम करती है मनु भंडारी जी। भारतीय नारी की हालातों की मारी अबला बेचारी वाली छवि मनु जी की कहानियों में ध्वस्त होती है। उनकी कहानियों में अक्सर किरदारों के पास सेक्सुअल एक्सप्रेशन की फ्रीडम होती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है और अपने पुरुष सहयोगियों के ही जैसे समानता की इच्छाएं होती हैं। अच्छा, मनु जी का जिक्र आते ही सबसे पहले ध्यान में आती है उनकी सीधी एवं सहज लेखन शैली। उनकी कहानियों में एक फ्लो होता है जिससे वो बहती चली जाती हैं। उनकी कहानियों में भारी भरकम और बनावटी शब्द बहुत कम होते हैं, जिससे शायद हर स्त्री को लगेगा कि अगर वो लिखती तो शायद ऐसा ही लिखती। और सच में उनकी कहानियों को पढ़ते हुए मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये कहानियाँ मेरी किसी बुआ, मौसी, दीदी, चाची या फिर किसी फ्रेंड ने लिखी हैं। मनु जी अपनी कहानियों में नारी के विविध स्वरूपों को रचकर आधुनिक नारी को बेहद संजीदगी और सहजता से उकेरती हैं, न कि परंपराओं से दबी कुचली और गुलामी का भार ढोती हुई नारी के तौर पर। यहाँ नारी का संघर्ष तो दिखाया गया है, पर यह संघर्ष वो संघर्ष नहीं है कि जीने के ही लाले पड़े हुए हैं। यहाँ संघर्ष इस बात का है कि उसकी कुछ आकांक्षाएं हैं और ये संघर्ष उन आकांक्षाओं को पूरा करने का है। मनु जी की कहानियों में नायिका अक्सर श्रमजीवी, क्लर्क, अभिनेत्री, पॉलिटिशियन, टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल आदि बहुत कुछ होती है। यहाँ पर एक और ख़ास बात यह भी है कि उनकी कहानियों में नारी जीवन से जुड़े उन अंतरंग अनुभवों को भी विशेष रूप से अभिव्यक्ति मिलती है, जो हमें हिंदी साहित्य में प्रायः पुरुष साहित्यकारों की कहानियों में देखने को नहीं मिलते। उनके किरदारों की एक विशेषता ये भी है कि उनके किरदार अक्सर कोई एक्टिविस्ट नहीं होते जो कोई बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हों। वो साधारण सी महिलाएं होती हैं जो साधारण सी जिंदगी जीना चाहती हैं, और उस साधारण सी जिंदगी को जीने में भी उन्हें किन छोटी बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ता है, ये मनु जी ने अपनी कहानियों में बेहद खूबसूरती से दिखाया है। उनकी लेखन शैली की एक खास बात यह भी है कि उनकी कहानियां अक्सर हल्का सा व्यंग लिए रहती हैं, जिससे उन्हें पढ़ना कभी भी बोझिल नहीं लगता। मनु जी ने अपनी रचनाओं में नारी मनोविज्ञान का अत्यंत बारीकी से चित्रण किया है। तथाकथित आदर्शों और परंपराओं की छाया में छटपटाती नारी की आशाओं और आकांक्षाओं को आवाज़ दी है, जिससे वो अपनी पारंपरिक छवि से बाहर निकलकर एक इंसान के तौर पर सामने आती है। उनकी कहानियां अक्सर नारी जीवन से जुड़े उस संघर्ष और कश्मकश की ओर भी संकेत करती है जहां पहुंचकर उसे ना चाहते हुए भी पारंपरिक पुरुष प्रधान व्यवस्था के प्रति समर्पित हो जाना पड़ता है, जिससे ना तो वो अपनी पिछली जिंदगी छोड़ पाती है और ना ही अपनी वो जिंदगी जी पाती है जिसे उसने खुद चुना है। सभ्यता के विकास और आधुनिकीकरण के साथ देवी के रूप में महिला की अवधारणा बदलने लगी। उसने पुरुष के ही समान भूमिका निभानी शुरू कर दी, परंतु विडंबना ये है कि इस परिवर्तन ने समाज में उसकी स्थिति को और जटिल बना दिया, जो वास्तव में उसकी इस साहसिक छवि को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। शायद इसीलिए स्त्री मन की आकांक्षाएं, पुरुष मन की ईर्ष्याएं, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों की हिपोक्रेसी, उड़ी हुई आधुनिकता और जमी हुई रूढ़ियों पर मनु जी की पैनी निगाह हमेशा बनी रहती है। मनु जी बिना किसी लाग लपेट के बहुत साफ गोई से अपनी बात कहती हैं। क्रूड ऑनेस्टी उनकी लेखन शैली की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अपनी कहानियों के माध्यम से वो दिखाती हैं कि नारी को प्रेम और निष्ठा के नाम पर न केवल समाज में और कार्यस्थल पर बहकाया जाता है, बल्कि धर्म और नैतिकता के नाम पर भी उसका दुरुपयोग किया जाता है। मनु जी उन सभी चीज़ों पर प्रकाश डालती हैं जो धार्मिक नैतिकता के पर्दे के पीछे छिपी रहती हैं। मनु जी की कहानियों में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही वो थी यही सच है। बासु चैटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म रजनीगंधा भी इसी कहानी पर आधारित थी, जिसमें अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म अत्यंत लोकप्रिय रही थी और 1974 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता था। यह उनकी एकमात्र कहानी थी जो डायरी फॉर्म में लिखी गई थी। उन्हें लगा कि नायिका के मन में चलने वाली जद्दोजहद को शायद डायरी फॉर्म में अच्छे तरीके से उजागर किया जा सकता है। उनकी एक और कहानी थी एक खाने आकाश नाई, जो गांव और शहरी जीवन के बीच तुलनात्मक तौर पर लिखी गई थी और इसमें दिखाया गया था कि किस तरह शहरों में हर चीज़ सिकुड़ी हुई लगती है, फिर भी औरतों को वहां पर जीने का खुलापन मिलता है। इसके विपरीत गाँव में वातावरण तो खुला खुला होता है, पर वहाँ रहना औरत के लिए दम घोटने वाला होता है। इस पर बासु चैटर्जी ने जीना यहाँ नाम से एक फिल्म भी बनाई, जिसे फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी मिला। यहाँ पर उनकी एक और कहानी अकेली का उल्लेख करना ठीक होगा, जिस पर बाद में दूरदर्शन ने एक टेलीफिल्म भी बनाई। ये एक डाइवोर्स महिला की कहानी है जो अपने अकेलेपन के साथ साथ पति द्वारा छोड़े जाने के अपमान का दंश भी झेल रही है। मनु जी की कहानी में आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। नया है तो सिर्फ दृष्टिकोण या फिर सच लिख पाने का साहस।
अगर उनके उपन्यासों की बात करें तो उनका सबसे चर्चित उपन्यास रहा आपका बंटी। विवाह टूटने की त्रासदी से जूझ रहे एक बच्चे को केंद्रीय विषय बनाकर लिखा गया यह उपन्यास हिंदी के सफलतम उपन्यासों की प्रथम पंक्ति में रखा जाता है। बंटी के मन में उमड़ते घुमड़ते भावों को मन्नू जी ने इतने अच्छे ढंग से चित्रित किया है कि उनका बंटी सबका बंटी बन जाता है। बाल मनोविज्ञान की गहरी सूझबूझ के लिए चर्चित और प्रशंसित इस उपन्यास का हर पन्ना आपको न सिर्फ सोचने के लिए मजबूर करेगा बल्कि आपको इमोशनल भी कर देगा। किताब में बंटी के जितनी ही महत्वपूर्ण पात्र है उसकी माँ शकुन के जीवन का यही सच है कि किस तरह किसी औरत की जायज़ महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता भी उसके पति के लिए चुनौती बन जाती है। नतीजे में दाम्पत्य तनाव उसे अलगाव तक ला छोड़ता है। यह शकुन का ही नहीं, समाज में निरंतर अपनी जगह बनाती, फैलाती और निरंतर अपना कद बढ़ाती हर नई स्त्री का सच है। इस किताब के बाद मनु जी के पास ढेरों प्रशंसा के पत्र आए, पर साथ में कुछ नाराज़गी भरे पत्र भी आए जिसमें उन्हें धिक्कार भेजा गया कि उन्होंने शकुन जैसे पात्र की रचना की। यानी हमारे समाज और संस्कारों में त्याग, सेवा और परिवार के लिए खुद को स्वाहा कर देना ही नारी के गुण और उसकी महानता की कसौटी समझे जाते हैं। अपने लिए थोड़ी सी भी महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता पुरुष प्रधान समाज के लिए चुनौती बन जाते हैं। उनका दूसरा सबसे चर्चित उपन्यास रहा महाभोज। महाभोज हिंदी साहित्य में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है क्योंकि ये इस अवधारणा को तोड़ता है कि औरतें या तो घर परिवार के बारे में ही लिखती हैं या फिर अपनी भावनाओं की दुनिया में ही जीती मरती हैं। महाभोज राजनीतिक विद्रोह का उपन्यास है जिसका अनेक देशी विदेशी भाषाओं में अब तक अनुवाद हो चुका है और इस पर आधारित नाटक दर्जनों भाषाओं में सैकड़ों बार प्रदर्शित भी किया जा चुका है। हिंदी के सजग पाठकों के लिए महाभोज एक अनिवार्य उपन्यास है। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित और दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक रजनी की पटकथा भी लिखी। रजनी अपने ज़माने के सबसे लोकप्रिय धारावाहिकों में से एक था। इसमें रजनी की भूमिका प्रिय तेंदुलकर जी ने निभाई थी और हर एपिसोड में वो आम जीवन से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाती थी। ये धारावाहिक इतना लोकप्रिय था कि उस समय यदि कोई औरत अपने हक के लिए आवाज़ उठाती थी तो उसे ताना मारा जाता था कि ज़्यादा रजनी मत बन। उनकी कहानी त्रिशंकु जो मनु जी की भी पसंदीदा कहानी है, उसका जिक्र मैं अपने पहले वीडियो में पहले ही कर चुका हूं और उसके अलावा मैं 2 और कहानियों का जिक्र यहां करना चाहूँगा। तीनों कहानियों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। पहली कहानी है एक प्लेट सैलाब। इसमें कुछ लोगों की आपसी बातचीत के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ढर्रे बना लेते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी उन्हीं ढर्रों पर जीते रहते हैं और हम सोचते भी उन्हीं ढर्रों के इर्द गिर्द हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि बहुत साधारण सी चीज़ भी हमको असाधारण लगती है क्योंकि वो हमारे ढर्रे से बाहर की चीज़ है। बहुत छोटी सी कहानी है और बहुत मज़ेदार कहानी है, वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। दूसरी कहानी है सयानी बुआ। सयानी बुआ का किरदार आप सभी ने अपनी मम्मी, मौसी, चाची या बुआ में ज़रूर देखा होगा। बहुत हल्की फुल्की सी कहानी है, व्यंग लिए हुए है और सयानी बुआ को पढ़ते वक्त आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि आप अपने ही किसी जानकार के बारे में पढ़ रहे हैं। वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, मज़ा आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलता हूँ आप सबसे मेरे नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए।